जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। इसके अलावा वो उन प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो पूर्व में परीक्षाओं में आ चुके हैं और उनके आसपास बनने वाले महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर होता है? यानी राजस्थान में किस स्थान पर काला संगमरमर होता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, भैंसलाना जयपुर, बेनेश्वर डूंगरपुर, फलोदी जोधपुर और देबारी उदयपुर। दोस्तों राजस्थान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है भैंसलाना, और भैंसलाना किस जिले में है? जयपुर जिले में। कहाँ पर है ये? जयपुर जिले में। प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि भैंसलाना में कैसा संगमरमर होता है? काला संगमरमर। और काला संगमरमर होने के कारण भैंसलाना है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है। कभी भी पूछ ले कि ये संगमरमर किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये होता है कायांतरित चट्टान से प्राप्त होता है। किससे पता प्राप्त होता है? कायांतरित चट्टान से बनता है संगमरमर। और भैंसलाना किसके लिए प्रसिद्ध है? जो जयपुर में स्थित है, काले संगमरमर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चार ऑप्शन है। एक तरफ तो आपको रियासत दे रखी है और एक तरफ आपको दे रखा है पॉलिटिकल एजेंट। तो दोस्तों पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ मेजर सोवर्स, कोटा मेजर बटन और जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों ये 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में रहने वाले प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट है पीए, इनके बारे में पूछा है। तो ध्यान रखना, जयपुर में कौन थे? कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट रह चुके हैं, मेवाड़ में मेजर सोवर्स रह चुके हैं, इसके अलावा कोटा में कर्नल बटन रह चुके हैं। लेकिन जोधपुर है, देखिए अपना जोधपुर, इस जोधपुर के अंदर कौन थे? मैक मेसन, यानी मैक मेसन थे, ना कि पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? तो ध्यान रखना 1857 में राजस्थान के क्या थे? एजीजी थे। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा? वो डी होगा। डी का मतलब ये हुआ कि जो ये राजस्थान के अंदर जोधपुर या मारवाड़ रियासत थी उसके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैक मेसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, करवा चौथ व्रत कब मनाया जाता है? सवाल पूछा है करवा चौथ व्रत कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना चार ऑप्शन है आपके सामने, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी और फिर है वैशाख शुक्ल चतुर्थी। दोस्तों ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर महीना आता है कार्तिक, और कार्तिक में भी कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष। और कार्तिक कृष्ण पक्ष के दिन हमारे राजस्थान में पूरे भारत के अंदर कौन सा चौथ मनाया जाता है? तो करवा चौथ मनाया जाता है। किसका प्रतीक है? तो ये है सुहाग का प्रतीक। महिलाएं होती हैं क्या करती है? व्रत रखती है अपने पति की दीर्घायु के लिए। इसके अलावा ध्यान रखना कि इस दिन जो महिलाएं व्रत खोलती है वो चंद्रमा को देखकर उसको अगर यानी जल चढ़ाकर उसके बाद व्रत खोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। अब पूछा है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया किसके मध्य लड़ा गया, वो पूछा है। चार ऑप्शन है आपके सामने, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, और राणा कुंभा और महमूद लोधी के मध्य, अलाउद्दीन तथा हमीर देव चौहान के मध्य। दोस्तों किसका पूछा है? तराइन का। वैसे तराइन कहाँ पर है? ध्यान रखना दोस्तों, तराइन वर्तमान में हरियाणा जिले में, किस जिले किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में। तराइन के कितने युद्ध होते हैं? एक और दो। पहले युद्ध में कौन जीता है, दूसरे युद्ध में कौन जीता? ध्यान रखना दोस्तों कि तराइन के युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी, और किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी के सामने कौन थे? तो उस समय के प्रतापी शासक जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान भी कौन से थे दोस्तों? तीसरे वाले, तृतीय पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इनके मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें पराजित कौन हुए थे? द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है वो क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूठी रानी का नाम क्या था? रूठी रानी का नाम क्या था? ये पूर्व में कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि रूठी रानी का मूल नाम क्या था। तो ध्यान रखो दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके सामने, उमा दे, जसमा दे, फिर है आपके रैना दे और है पेमल दे। देखिए दोस्तों, रूठी रानी का नाम था
ये रूठी रानी, इनका नाम था उम्मा दे। क्या नाम था दोस्तों? उम्मा दे। कहाँ की राजकुमारी थी? तो जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी ये, लूणकरण की क्या थी? पुत्री थी। इसके अलावा ध्यान रखना कि इसकी शादी किसके साथ हुई थी? तो मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ हुई थी, और किसी बात को लेकर शादी के दिन ही ये क्या हो गई? रूठ गई, और कहाँ चली गई? अजमेर में चली गई। क्या, कहाँ चली गई? अजमेर में। इसके अलावा सवाल ये पूछा गया कि जब मालदेव की मृत्यु होती है तो मालदेव की कौन सी रानी मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी? तो ये रूठी रानी है, मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। रूठी रानी का महल पूछे अगर आपको कहाँ पर है, तो ध्यान रखना दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। और रूट कर भी ये कहाँ जाती है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में जाती है, जहां पर किसका अधिकार होता है? मालदेव का ही अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को सिटी ऑफ स्टेट वेल्स कहा जाता है? किस शहर को सिटी ऑफ स्टेट वेल्स कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बूंदी है, कोटा है, जोधपुर है और दौसा है। दोस्तों सिटी ऑफ स्टेप वेल, सिटी ऑफ स्टेप वेल का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेल कहते हैं बावड़ियों को, यानी कहा जाता है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? किसका शहर? बावड़ियों का शहर। तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बावड़िया किस जिले में है? बूंदी जिले में। और बूंदी जिले में 500 से अधिक बावड़िया होने के कारण इसे कहा जाता है सिटी ऑफ स्टेप वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो मीरा के बारे में सवाल पूछा है कि इन्होंने अपना अंतिम जीवन है वो कहां पर बिताया था। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने चित्तौड़गढ़, फिर अहमदाबाद, फिर द्वारिका और मेड़ता। दोस्तों मीरा की बात करें तो इनका जन्म कहाँ होता है? नागौर के अंदर। और एक बार गांव का नाम भी पूछ दिया तो नागौर में भी कहाँ हुआ था? कुड़की। तो ये किसकी पोत्री थी? ध्यान रखना, तो ये पोत्री थी राव दूधा की। इनकी शादी होती है सांगा के पुत्र के साथ, और सांगा के पुत्र का नाम क्या था? आप लोगों को पता है, भोजराज के साथ। इसके अलावा इनके बारे में क्या पूछा जाता है? मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। मीराबाई ने क्या कहा था? एक प्रसिद्ध उक्ति है कि मेरो तो भगवान कृष्ण दूजो न कोई, यानी इसमें यह कहती है कि मेरो तो केवल गिरधर गोपाल दूजो न कोई। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, मीरा है, इन मीरा जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? मूल मंदिर है मेड़ता नागौर में। कहाँ पर है? मेड़ता के अंदर है। और मीरा की जो मृत्यु हुई थी वो द्वारिका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? द्वारिका में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों मीराबाई, इनके पति का नाम क्या था? भोजराज, जो सांगा के पुत्र थे। ये राव दूधा की पोत्री थी। इनका जन्म कुड़की नागौर में हुआ था। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, इन्होंने कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। मेड़ता के अंदर इनका मंदिर है। रैदास इनके क्या थे? गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। दोस्तों पूछा है ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में, और कहा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यता किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। बागोर की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता, बालातल की सभ्यता या फिर गणेश्वर की सभ्यता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, तो वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों गणेश्वर को। किसे कहा जाता है? गणेश्वर को। और क्या कहा जाता है गणेश्वर को? ध्यान रखना, गणेश्वर कहाँ पर है? ये सीकर जिले में है। किस जिले में है? सीकर। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ध्यान रखना, ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है गणेश्वर को। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी? तो रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। और गणेश्वर के बारे में क्या 2 सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखना, इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कौन सी नदी थी जिसके किनारे ये बसी थी? कांतली। और इस सभ्यता यहीं से क्या किया जाता था? तांबा निर्यात किया जाता था। यहाँ से क्या किया जाता था? तांबे का निर्यात किया जाता था। तो गणेश्वर सीकर में है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता था। यहाँ तांबे से का निर्यात होता था, कांतली नदी के किनारे स्थित थी, और रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। मेहंदी सोजत, मेहंदी का पूछा है, सोजत, लहसुन बारा, इसबगोल जालोर और किन्नू बूंदी। तो दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर मेहंदी है वो सोजत की प्रसिद्ध है, लहसुन होता है वो बारा का प्रसिद्ध है, इसबगोल जालोर का प्रसिद्ध है और किन्नू कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखो दोस्तों, किन्नू बूंदी की जगह कहाँ पर प्रसिद्ध है? गंगानगर के। कहाँ के प्रसिद्ध है? गंगानगर के किन्नू प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना है भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर, रामगढ़। दोस्तों राजस्थान के अंदर रामगढ़ जिला है। रामगढ़ जो स्थान है वो किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है। क्या कहाँ पर है रामगढ़? जैसलमेर में। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर एक गैसीय तापीय विद्युत संयंत्र है जहाँ से गैस के द्वारा विद्युत को क्या किया जाता है? प्रोडक्ट या उत्पादित किया जाता है। और इस परियोजना का नाम है दोस्तों शक्ति परियोजना। कौन सी परियोजना है ये? शक्ति परियोजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? 4 ऑप्शन है। कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय शिलालेख या फिर राज प्रशस्ति। दोस्तों सवाल पूछा है कौन सा अभिलेख राणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो राइट आंसर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसके बारे में सुन लिए दोस्तों। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण कुंभा ने कौन सी युद्ध के दौरान करवाया था? जब इन्होंने मालवा के शासक महमूद खिलजी को इन्होंने सारंगपुर के युद्ध में हराया था सन 1437 में। कब? 1437 में। तब इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था अपनी विजय के उपलक्ष्य में। इसके अलावा इस कीर्ति स्तंभ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विष्णु ध्वजगढ़। विष्णु ध्वजगढ़, मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर। इसके अलावा और क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको और क्या कहा जाता है? कई बार सवाल पूछा गया है। इसे क्या कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूं। इसे कहा जाता है विष्णु ध्वजगढ़, मूर्तियों का अजायब घर, और राजस्थान में विजय का प्रतीक माना जाता है। विजय का क्या माना गया है? प्रतीक माना गया है। इसे कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर। कीर्ति स्तंभ के बारे में कुछ बातें हैं, ध्यान रखना। जैसे हमारे यहाँ पर राज पुलिस है, उसका लोगो है ये, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसका निदेशालय बीकानेर के अंदर है, उसका भी क्या है? ये लोगो है। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ है। इस कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखना वास्तुकार के बारे में, जैता, नामा और पोमा 3 व्यक्ति थे, और एक नाम और मिलता है पूंजा। जैता, नामा, पोमा और पूंजा इसके क्या थे? वास्तुकार थे। कीर्ति स्तंभ किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ जिले में कीर्ति स्तंभ है वो स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, ये सवाल पहले पूछे गए थे। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद। विष्णु ध्वजगढ़, मूर्तियों का अजायबघर, विजय का प्रतीक, चित्तौड़गढ़ जिले में एक किले में स्थित है, वास्तुकार जैतानामा पोमा पूंजा, आरबीएसई और राज पुलिस का लोगो है। एक बात और, 1949 में राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर क्या जारी हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था इसी इमारत पर। यानी राजस्थान की पहली इमारत है कीर्ति स्तंभ जिसके ऊपर क्या है? डाक टिकट जारी हुआ है। इसके अलावा कुछ बातें और याद आ रही है, मैं आपको बता दूं कि यह राजस्थान का एक कीर्ति स्तंभ ऐसा है जो 9 मंजिला है। कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का है, और लगभग 122 फीट ये क्या है? ऊंचा है। 122 फीट क्या है? ये ऊंचा है। कहते हैं महाराजा स्वरूप सिंह के समय ये क्षतिग्रस्त हो गया था बिजली गिरने से, फिर इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था ऊपर वाली 2 मंजिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े, आभूषण आदि लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी जब शादी होती है, शादी के दौरान जो लड़के पक्ष वाले होते हैं वो लड़की के लिए क्या लाते हैं? कपड़े लाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, बेस, मुकलावा, बरी या मायरा। तो दोस्तों जो पहली बार जब दूल्हा
अपने ससुराल में शादी के लिए दौरान जाता है, कब? जो दूल्हे के जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, दुल्हन के लिए आभूषण, नए नए वस्त्र सब भेजते हैं, उसको कहा जाता है बरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? बरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कहाँ हुआ, यानी निर्वाण कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ, यह पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। टंकारा है, मुंबई है, जोधपुर है, इसके अलावा देखो आगे एक और ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, अजमेर है। दोस्तों ध्यान रखना कि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था मूल शंकर, क्या नाम था? मूल शंकर इनका मूल नाम था, जिन्होंने वेदों की और लोटों का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? वेदों की और लोटो, इसका नारा दिया था इन्होंने। इसके अलावा ध्यान रखना, इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का युग पुरुष, आधुनिक भारत का महान चिंतक या फिर युग पुरुष। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, इनको और क्या कहा जाता है? इनके बारे में कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। कई बार इनको पूछा जाता है इनके बारे में कि इनको विष कहाँ दिया था, तो इनका जो विष दिया था जोधपुर में, इनकी मृत्यु हुई थी वो अजमेर में हुई थी। और मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर। और कब हुई थी? दीपावली के दिन। कौन से दिन? दीपावली के दिन। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, यानी आर्य समाज की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि इन्होंने, इनके बारे में जो एक सवाल पूछा जाता है, इन्हें हिंदू पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। हिंदू पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, का जनक माना जाता है। ये इनके बारे में पहले पूछे जा चुके हैं सवाल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा इनका जो मृत्यु हुई थी वो 30 अक्टूबर 1883 में हुई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूल शंकर था, इन्होंने वेदों की और लोटों का नारा दिया। इन्हें आधुनिक भारत का युग पुरुष, हिंदू पुनः जागरण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना की थी। अजमेर में इनकी क्या होती है? मृत्यु। और विष कहाँ दिया जाता है? जोधपुर में। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की क्या की थी? रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक था। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन कौन कौन से है देखिए। कन्हैयालाल मित्तल, फिर है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, फिर है आपके गोकुल भाई भट्ट, फिर है मीठालाल व्यास। दोस्तों सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो हमेशा याद रखना कि 23 जनवरी 1939 को। कब? 23 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई। गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट ने इसकी क्या की थी? स्थापना। गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। राजस्थान का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। और पहले जो अध्यक्ष थी सिरोही प्रजामंडल, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। आहड़ है, चित्तौड़ है, आमेर है, हल्दी घाटी है। तो दोस्तों राजस्थान के प्राचीन कस्बे जिसको ताम्र नगरी कहा जाता है, उसका राइट आंसर होगा, वो होगा आहड़। क्या नाम होगा दोस्तों? आहड़। सुन लीजिए आहड़ के बारे में। आहड़ में के बारे में कितने कितने सवाल बने। आहड़ किस जिले में है? उदयपुर जिले में। किस जिले में है दोस्तों? उदयपुर जिले में। इसके अलावा जो ये नदी किस नदी के किनारे था? तो आहड़ का मतलब आयड़, जिसे बेड़च नदी भी कहा जाता है, इसके किनारे ये सभ्यता स्थित थी। इसके अलावा ये सभ्यता कैसी थी? तो ये सभ्यता थी ग्रामीण। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अलावा आहड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण है जो मुझे याद आ रहे हैं, जितना मैं बता रहा हूं। इनके नाम पूछे जाते हैं, उपनाम। तो आहड़ को कहा जाता है आघाटपुर। क्या कहा जाता है? आघाटपुर कहा जाता है। धूलकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है। आघाटपुर कहा जाता है। बनास संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है।
ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ये आहड़ के कुछ उपनाम मिलते हैं। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी खोज की थी वो किसने की थी, वो खोज तो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास। लेकिन उत्खनन किसने किया, तो ध्यान रखना दोस्तों, उत्खनन का काम किया था हंसमुख देव शांकलिया ने, HD शांकलिया ने इसकी क्या किया थी, खोज का कार्य किया था। सवाल कई बार देखो कुछ ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर आहड़ सभ्यता किस जिले में है, उदयपुर जिले में। सवाल पूछा जाता है आहड़ सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। खोज किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। उत्खनन किसने किया, हंसमुख देव सांकलिया ने किया था। उपनाम पूछे तो अगाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति, ताम्रवती नगरी कहा जाता है। और पूछे किस नदी के किनारे थी, तो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे क्या थी, ये आहड़ सभ्यता स्थित थी। ये थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके अलावा हमारी जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ने के लिए और कांस्टेबल की नई नई टेस्ट सीरीज देखने के लिए आज ही ज्वाइन करें तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का यूट्यूब चैनल, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।